आज हम इस वीडियो में लागत की विभिन्न धारणाएं यानी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट को समझेंगे। लेकिन डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट को समझने से पहले हम कॉस्ट यानी लागत को समझेंगे कि कॉस्ट किसे कहते हैं। तो प्रोडक्शन करने के लिए जो भी इनपुट हम लगाते हैं उसे लागत कहते हैं। प्रायः उत्पत्ति के साधनों में हम क्रमशः लैंड, कैपिटल, लेबर, करेज और मैनेजमेंट को लेते हैं। तो इन पर किया गया जो व्यय होता है वही लागत होता है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है मनी कॉस्ट यानी मौद्रिक लागत, दूसरा है रियल कॉस्ट यानी वास्तविक लागत, तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत। मनी कॉस्ट को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। पहला एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी स्पष्ट लागत, दूसरा इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी अस्पष्ट लागत। सबसे पहले हम मनी कॉस्ट को समझेंगे। तो किसी वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को ही मौद्रिक लागत कहते हैं। यानी जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के जो इनपुट लगा रहे हैं, यदि इनपुट पे हम मौद्रिक व्यय कर रहे हैं तो वही व्यय जो होता है हमारा वो मनी कॉस्ट कहलाता है। मनी कॉस्ट के चूँकि 2 पार्ट हैं, तो पहले हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को समझते हैं यानी स्पष्ट लागत को। तो उत्पादन के साधनों पर स्पष्ट रूप से व्यय जो किया जाता है उसे हम स्पष्ट लागत कहते हैं। जैसे कच्चे माल पर व्यय यानी रॉ मटेरियल पर, फिर लेबर पर किया गया व्यय और कैपिटल पर जो ब्याज दिया जाता है, और फिर लगान भूमि पर, फिर विज्ञापन पर व्यय और बीमा पर व्यय। इन सबको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंतर्गत रखते हैं। अब हम इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी अस्पष्ट लागत को समझेंगे। इसमें उत्पादक उत्पादन के लिए इनडायरेक्ट तरीके से भुगतान करता है। स्वयं उत्पादक द्वारा प्रदान की गई मजदूरी, उत्पादक को अपनी स्वयं की पूंजी का ब्याज और उस बिल्डिंग का किराया जो स्वयं उत्पादक का है और उस पर उत्पादन हो रहा है। चूँकि जो प्रोड्यूसर होता है और जो प्रोडक्शन कर रहा होता है, तो उसकी स्वयं की मजदूरी, उसके स्वयं के प्रबंध, उसका भी तो खुद उस पर जो व्यय हो रहा है खुद पर, तो वो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंतर्गत हम रख सकते हैं। अगला जो कॉस्ट है वो है रियल कॉस्ट यानी वास्तविक लागत। तो मार्शल के अनुसार एक वस्तु के उत्पादन में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किया गया प्रयत्न एवं त्याग यानी एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइस उत्पादन की वास्तविक लागत है। यानी समाज के द्वारा जो त्याग और प्रयत्न किया जा रहा है वो वास्तविक लागत के अंतर्गत रखते हैं। चूँकि समाज द्वारा त्याग और प्रयत्न किया जा रहा है तो इसे हम सामाजिक लागत भी कहते हैं। इससे व्यवहारिक रूप से उतना महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि कष्ट त्याग का तो अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इन्हें मुद्रा के मापदंड द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक है। इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। मुद्रा के रूप से हम नहीं माप सकते कि हमें कितना कष्ट मिला या हम कितना त्याग किए। आगे अब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत को समझेंगे। अर्थशास्त्र का मौलिक सिद्धांत यह है कि आर्थिक साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित हैं। यानी हमारे पास जो साधन है, आर्थिक साधन, वह तो सीमित है लेकिन आवश्यकताएं अनंत हैं। अतः किसी वस्तु के उत्पादन का अर्थ दूसरी वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन से वंचित होना है। यानी किसी दूसरे वस्तु के उत्पादन के लिए किसी और वस्तुओं के उत्पादन से हम वंचित हो जाते हैं। बेंथम अर्थशास्त्री हैं, कहते हैं किसी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पादन के साधनों द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। आगे हम अवसर लागत को एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये भी एक उत्पादन की संभावना रेखा है। इस पे 2 बिंदु ई और E1 है, जो एक्स और वाई वस्तुओं के उत्पादन के संतुलन के बिंदु हैं। देख रहे हैं जब ई पे जो उत्पादन हो रहा है वह एक्स की OM और वाई की OR मात्रा हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम चाह रहे हैं कि एक्स गुड्स की उत्पादन में वृद्धि की जाए, तो इसके लिए हमें वाई वस्तु के उत्पादन में कमी करना पड़ेगा। तो एक्स गुड्स की MN मात्रा वृद्धि करने के लिए हमें वाई वस्तु की RS मात्रा का त्याग करना पड़ रहा है। इस प्रकार MN की जो अवसर लागत है वो RS के बराबर होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्स वस्तु की MN मात्रा का अवसर लागत
वायु वस्तु की RS मात्रा में कमी के बराबर होंगे। अब हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट को समझेंगे। इस वीडियो को बनाने का प्रमुख उद्देश्य शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को जानना था। तो सबसे पहले हम शॉर्ट रन को डिस्कस करेंगे। तो स्थिर लागतें उद्यमी को उत्पादन बंद होने की दशा में भी वहन करनी पड़ती है, जबकि अल्पकाल में उत्पादन बंद होने पर परिवर्तनशील लागतों को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट तथा वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी कहा जा सकता है। चूँकि शॉर्ट रन में केवल कुछ साधन जो होता है परिवर्तनशील होते हैं और सभी साधन स्थिर होते हैं। कुछ साधन परिवर्तनशील का मतलब या तो आप लेबर में परिवर्तन करिए या आप रॉ मटेरियल में या फ्यूल में, इसमें केवल परिवर्तन किया जा सकता है जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। शॉर्ट रन में चूँकि यदि हम TC निकालना चाहें यानी TPC यानी टोटल कॉस्ट, तो हमारा TFC प्लस TBC के योग के बराबर होगा, जहाँ पर TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और TBC टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। यानी कुल परिवर्तनशील कॉस्ट और कुल फिक्स कॉस्ट के योग के बराबर जो होता है हमारा TC होता है। यहाँ पर हमने TFC, TBC और TC का एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि X एक्सिस पर प्रोडक्शन और Y एक्सिस पर कॉस्ट है। चूँकि TPC यानी टोटल फिक्स कॉस्ट जो हमारा निश्चित है यानी ON नहीं है, यानी उत्पादन में वृद्धि का कोई भी प्रभाव उस लागत पर नहीं पड़ रहा है, यानी जो TPC है वो निश्चित है और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है यह हमारा परिवर्तनशील है, यानी जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि हो रहा है कॉस्ट में भी वृद्धि हो रहा है। जब TC की बात करते हैं तो TC इक्वल टू TFC प्लस TBC, तो TFC प्लस TBC करेंगे तो हमारा TC निकल आएगा। चूँकि हमारा TFC जो है हमारा वह है हमारा CD और जो TBC है वो है BD। जब आप CD में BD जोड़ेंगे तो जो हमारा TC निकल के आएगा वह AD होगा। चूँकि जितना हमारा CD है उतना ही हमारा AB होगा, तभी जो है TC TFC प्लस TBC के योग के बराबर होगा। अब हम यदि निकालना चाहें AFC यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो यह TFC बटे जो आउटपुट की मात्रा है उससे भाग कर देते हैं तो हमारा AFC निकल आता है। चूँकि TFC कांस्टेंट है क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है यानी स्थिर कुल लागत है, और जो चूँकि उत्पादन जो है इसमें तो चेंज होते रहते हैं। यदि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि X एक्सिस पर आउटपुट और Y एक्सिस पर कॉस्ट है, यदि OM जो कॉस्ट है वह निश्चित है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन जैसे ही जो Q है इसमें आप परिवर्तन करेंगे तो TFC धीरे धीरे वो घटेगा। यदि आप Q में वृद्धि कर रहे हैं यानी आउटपुट वृद्धि हो रहा है, वैसे वैसे TFC में कमी होगी। तो इस प्रकार से जो AFC का जो हमारा वक्र है वह एक प्रकार का ऋणात्मक ढाल वाला होगा, लेकिन यह X एक्सिस को टच नहीं करेगा। यदि हम ABC की बात करते हैं तो ABC इक्वल टू TBC अपॉन Q, जहाँ पर TBC टोटल वेरिएबल कॉस्ट और Q क्वांटिटी यानी आउटपुट की मात्रा है। क्योंकि हमने अभी जस्ट TBC को बनाया था, TBC ऊपर उठता हुआ था, यानी जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही थी वैसे वैसे परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ भी बढ़ रही थी। क्योंकि Q भी चेंज होगा और TBC भी चेंज होगा। इस प्रकार से जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ेगी, और इस प्रकार से जो कर्व प्राप्त होगा वही कर्व ABC कर्व होगा। वी नो डैट AC इक्वल टू AFC प्लस ABC। AFC प्लस ABC का डायग्राम ऊपर हमने बनाया। उस डायग्राम बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से AFC प्लस ABC का योग AC के बराबर होता है। इसे समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में X एक्सिस पर आउटपुट और Y एक्सिस पर कॉस्ट है। AFC प्लस ABC को जोड़ेंगे तो AC प्राप्त होगा। ABC और AFC को बनाया गया है। देख रहे हैं जब आउटपुट OC है तो OC पर जो हमारा ABC है वो BC है, और जो AFC है वो AC है। जब आप AC में प्लस BC जोड़ेंगे तो ऊपर एक बिंदु प्राप्त होगा। इस केस आप
अच्छी तरीके से माप कर वह बिंदु इंकित कर लीजिएगा। जब आप ओ बी डैश आउटपुट की बात करते हैं तो यहाँ पर चूँकि AFC और ABC एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी A डैश B डैश का डबल कर देंगे और उसे जोड़ देंगे तो ऊपर एक बिंदु प्राप्त होगा। जब हम आउटपुट OB डबल डैश की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर AFC वो है 1B डबल डैश और जो हमारा ABC वो है A डबल डैश B डबल डैश। जब A डबल डैश B डबल डैश में 1B डबल डैश को जोड़ देंगे तो ऊपर एक बिंदु प्राप्त होगा। और जब हम आउटपुट B ट्रिपल डैश की बात करते हैं तो यहाँ पर AFC हमारा 2B ट्रिपल डैश और जो हमारा ABC है वो है A ट्रिपल डैश B ट्रिपल डैश। जब आप A ट्रिपल डैश B ट्रिपल डैश में 2B ट्रिपल डैश को जोड़ देंगे तो ऊपर एक बिंदु प्राप्त होगा। इस प्रकार से 4 आउटपुट पर यानी OC OB डैश OB डबल डैश OB ट्रिपल डैश पर जो बिंदु प्राप्त हुए हैं 4, उन बिंदुओं को मिला देंगे तो ऊपर जो कर्व बनेगा वही AC होगा। इस प्रकार हमने 60 रन की स्थिति में यह जानने का प्रयास किया किस प्रकार से AFC प्लस ABC का योग ही AC होता है। आगे अब हम लॉन्ग रन कॉस्ट यानी दीर्घकालीन लागत की बात करेंगे। तो दीर्घकालिक लंबी समयावधि होती है, इसमें उत्पादक अपने इच्छा अनुसार सभी उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर सकता है। दीर्घकाल में यदि कोई अन्य प्लांट पहले से स्थापित प्लांट की तुलना में किसी उत्पादन स्तर पर कम लागत को संभव बनाता है, तब ऐसी दशा में उत्पादक कम लागत देने वाले प्लांट पर स्थानांतरित हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं प्रोड्यूसर का स्वभाव ही होता है कि जहाँ पर उसे अधिक लाभ मिलेगा वहाँ पर अपने प्लांट को लगाएगा। यदि ऐसा मान लिया जाए प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर है वहाँ पर उसकी लागतें बढ़ने लगी तो स्थानांतरित होने का प्रयास करेगा, यानी प्लांट वहाँ लगाएगा जहाँ पर उसकी लागतें कम हो, यानी उत्पादन जहाँ पर अधिक हो यानी लाभ अधिक मिलेगा। आगे हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करेंगे। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो फार्मूला होता है वो LTC/Q, जहाँ पर LTC हमारा होता है और लॉन्ग टोटल कॉस्ट यानी दीर्घकाल कुल लागत, Q क्वांटिटी है और जिसे हम आउटपुट की मात्रा भी कह सकते हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में X एक्सिस पर आउटपुट और Y एक्सिस पर कॉस्ट है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को समझने के लिए हमने 60 रन एवरेज कॉस्ट का सहारा लिया है। 3 60 एवरेज कॉस्ट कर्व बनाए हैं जो क्रमशः SSC1 SSC2 SSC3 से व्यक्त किए गए हैं। सबसे पहले हम SSC1 की बात करेंगे। तो SSC1 के ऊपर से जैसे जैसे नीचे की ओर ढाल है यानी आउटपुट बढ़ रहा है, कॉस्ट घट रहा है, यानी उत्पादक को लाभ होगा। लेकिन जैसे मिनिमम बिंदु आता है, मिनिमम बिंदु के पास जैसे SSC1 ऊपर की ओर उठता है तो हम देख रहे हैं कि उसकी लागतें बढ़ने लग रही हैं। तो प्रोड्यूसर का स्वभाव ही होता है कि वो दूसरा प्लांट ज्वाइन करेगा। इस प्रकार से हमने SSC2 खींचा। SSC2 को इस प्रकार खींचा कि SSC1 के मिनिमम बिंदु से होकर गुजरा है, यानी SSC1 से अब SSC2 पर प्रोड्यूसर प्रस्थान करेगा। लेकिन SSC2 पर भी एक मिनिमम बिंदु के बाद उसकी कॉस्ट अचानक से बढ़ने लगेंगी तो प्रोड्यूसर फिर वही अगला प्लांट ज्वाइन करेगा और अगला प्लांट उसका SSC3 होगा। SSC3 पर जैसे जैसे देख रहे हैं आउटपुट बढ़ रहा है, कॉस्ट घट रही है, लेकिन मिनिमम बिंदु के बाद SSC3 जैसे ऊपर उठता हो रहा है वैसे वैसे कॉस्ट उसकी अचानक से बढ़ रही है, यानी अचानक से बढ़ रही है उसकी कॉस्ट, तो उसे हानि होगी। फिर अगला प्लांट ऐसे ज्वाइन करेगा। इस प्रकार जो SSC1 SSC2 SSC3 के मिनिमम बिंदु को मिलाते हुए जो हम एक रेखा खींचेंगे वह एक प्रकार कर्व होगा। वह कर्व जो होगा वही LAC कहलाएगा और यह U आकार के शेप का होगा और इससे ही हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कहेंगे। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को समझा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।